हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूं और बहुत मज़े में हूं। और इतनी अच्छी बात के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्नैपशॉट्स बुक की लास्ट पोम, जो कि है द टेल ऑफ अ मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ। अब मैं आपको सबसे पहले टाइटल समझाती हूँ कि टेल क्या होता है। टेल का मतलब होता है कि कोई कहानी, कोई पुरानी कथा जो इमेजिनरी होती है, जो रियलिटी में कभी एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। और किसकी पढ़ेंगे? मेलन सिटी की। मेलन क्या होता है? मेलन होता है एक फ्रूट जिसको हम हिंदी में खरबूजा भी कहते हैं। तो एक ऐसी कहानी हम पढ़ने वाले हैं जो इमेजिनरी है, जिसमें जो मेलन होता है वो एक सिटी का राजा बन जाता है, किंग बन जाता है। तो इसी एक इमेजिनरी ह्यूमरस, हंसी मजाक वाली पोम को हम पढ़ने वाले हैं, जो कि लिखी है विक्रम सेठ ने। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस पोम, आई गिव यू अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ दिस पोम। इस पोम में क्या होता है? बेसिकली इस पोम में एक सिटी होती है जहाँ पे एक किंग होता है, एक राजा होता है। तो एक दिन राजा ने ऑर्डर दिया रहता है, किसको? चीफ ऑफ बिल्डर्स को। चीफ ऑफ बिल्डर्स यानी कि जो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनको ऑर्डर दिया था कि मुझे एक आर्क बनवाना है। आर्क यानी कि कैसे बड़ा सा दरवाज़ा बनवाना है। जैसे आगरा में ताजमहल बहुत फेमस है और हम कैसे याद करते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, उसी तरह इस किंग को भी अपनी सिटी में, अपनी कंट्री में एक ऐसा आर्क, एक ऐसा बड़ा सा दरवाज़ा बनवाना था जिससे ये जगह जानी जाए और उस किंग को याद किया जाए। अब गलती से ये जो दरवाज़ा है, ये जो आर्क है, ये छोटे साइज़ का बन गया। और एक दिन जब किंग इसके अंदर से निकले, इसको क्रॉस करने के लिए, तो उनका जो क्राउन था, जो मुकुट था, वो नीचे गिर के, नीचे टकरा के इससे नीचे ज़मीन पर गिर गया। और किंग जो थे वो बहुत गुस्सा हो गए, उनको बहुत अपनी डिसरिस्पेक्ट लगी कि ये तो मेरे लिए डिसरिस्पेक्ट हो गई। तो किंग ने बोला कि जिसने ये गलती करी है उसको मैं हैंग कर दूंगा, यानी उसको फांसी पर चढ़ा देंगे और उसको पनिशमेंट मिली जाएगी। तो बोला कि भाई चीफ ऑफ बिल्डर्स जो हैं उनको हैंग करे। तो चीफ ऑफ बिल्डर्स ने किसको ब्लेम किया? ब्लेम किया वर्कर्स को। बोला ये तो वर्कर्स की गलती है, उन्होंने बनाया, तो उनको हैंग करना चाहिए, उनको फांसी लगानी चाहिए। फिर जो वर्कर्स थे उन्होंने ब्लेम किसको किया? मेसन को। मेसन यानी उस पर्सन को जो ब्रिक्स लगाता है, और जिसने ब्रिक्स यानी कि जिसने ईंटें बनाई थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी गलती नहीं है, ये तो जो ब्रिक्स जिसने बनाई है उसकी गलती है, उसने रॉन्ग साइज की ब्रिक्स बना दी थी, जिस वजह से पूरा आर्क का जो शेप है, जो साइज है, वो गलत बन गया। फिर उन्होंने किसको ब्लेम किया? मेसन्स ने। उन्होंने किसको? आर्किटेक्ट को। आर्किटेक्ट वो इंसान होता है, उसको ब्लेम किया, बोला कि आर्किटेक्ट की गलती है क्योंकि आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन जो थी आर्क की वो ही हमको इस तरीके से दी थी, तो हमने वैसी बनाई। अब आर्किटेक्ट ने थोड़ा स्मार्ट खेला। आर्किटेक्ट कहता है किंग को कि मुझे मत फांसी दो भाई। क्यों? क्योंकि आप एक छोटी सी चीज़ भूल रहे हैं किंग। अगर मैं आपको याद हो तो मैं आपके पास पूरा प्लान लेके आया था इस आर्क को बनाने के लिए, एंड उसमें छोटे मोटे अमेंडमेंट्स आपने किए थे, यानी छोटे मोटे चेंजेस जो इम्प्रूवमेंट्स थे प्लान में मेरे, वो आपने किए थे। तो अब किंग जो था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया और उसने सोचा कि अरे अब तो मतलब मुझे फांसी मिलने वाली, क्योंकि अल्टीमेटली जो पूरा ब्लेम था घूम के अब मेरे पे आ गया, यानी किंग पे। अब किंग जो था वो बहुत काम एंड प्लेसेड किंग था। काम यानी बहुत शांत था, प्लेसेड यानी बहुत जस्ट किंग था, यानी जस्टिस करता था। वो जाना जाता था कि ये जो ऐसा किंग है ये हमेशा जस्टिस करता है, न्याय करता है। तो अब किंग की इस क्वालिटी पे बन आई थी कि भाई वो तो बहुत न्याय करने वाला, जस्टिस करने वाला किंग है। तो जब अपने आप को गलती पे सज़ा देने की बात आए तो फिर कैसे करें? तो फाइनली किंग को सज़ा मिलती है और किंग को फांसी लग जाती है, एंड फाइनली किंग की डेथ हो जाती है। अब जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो किंग के अंडर काम करते हैं, छोटे मोटे मंत्री जो होते हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस आर्क में से जो भी फर्स्ट पर्सन निकलेगा वो डिसाइड करेगा कि हमारे कंट्री का किंग कौन है। अब मतलब ये तो हंसने वाली बात है, यहाँ से एक इडियट निकला था। इडियट यानी एक बेवकूफ़ इंसान निकला था और उससे पूछा गया गार्ड्स ने कि तुम बताओ कि यहाँ पे कंट्री का किंग, नया किंग कौन बनेगा? तो उसने आंसर दिया अ मेलन, यानी एक खरबूजा, एक फ्रूट। क्यों बोला? क्योंकि मेलन उसका फेवरेट फ्रूट था और हर बात पे वो मेलन बोलता था, तो उसने मेलन बोला। एंड फाइनली एक मेलन को, एक खरबूजे को, जो कि इंसान और एनिमल तो छोड़ो, एक नॉन लिविंग थिंग थी, जिसको उन्होंने क्राउन किया और सारी सेरेमनी, सारे रीति रिवाजों के साथ उसको बिठा दिया किंग की थ्रोन पे, और अब से उस कंट्री का राजा एक मेलन था।
तो आप ये सोचिए कि कितनी ह्यूमरस, कितनी हंसी मजाक और कितनी स्टूपिडिटी की बात है कि एक नॉन लिविंग फ्रूट, एक नॉन लिविंग थिंग जो है वो उस कंट्री का किंग बन गया था। एंड वहाँ के लोग खुश थे, बहुत हैप्पी थे कि अच्छी बात है, ये हमारा किंग है, क्योंकि हमें तो जब तक हम पीस में हैं, जब तक हमें लिबर्टी, फ्रीडम मिल रही है, हमें जो करना है हम कर सकते हैं, क्योंकि किंग जो है हमारा मेलिन, वो किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर रहा और हमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा हमारी चीज़ों में, तो हम हैप्पी हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। एंड इन सब, और ऐसे ही उनके कंट्री में जो किंग था वो मेलिन ही बना रहा हमेशा, और वहाँ पे लोग सेटिस्फाई रहे और खुश रहे। और यहाँ पे हमारी पोम होती है एंड। So now let's begin with the introduction of the poem. The poem The Tale of the Melon City narrates how the city found its new king Melon. इसमें बताया जाता है कि कैसे एक सिटी को अपना नया किंग मिला, और वो कौन था? मेलिन, एक खरबूजा, एक फ्रूट। The story unfolds as their king orders to have an ark built which turned out to be too low. तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि किंग ने एक ऑर्डर दिया था कि मुझे एक आर्क, एक दरवाज़ा बनवाना है, जो अल्टीमेटली एंड में कैसा बना? बहुत लो, बहुत छोटी हाइट का बना, जिसमें से कोई इजीली नहीं पास हो सकता था। इट हिट द किंग्स हेड रिजल्टिंग इन द फॉलिंग ऑफ हिज क्राउन। और जब किंग उस दरवाजे से निकले तो उनका क्राउन जो था उस दरवाजे से, उस आर्क से टकरा के जमीन पर गिर गया। The king considers it's a disgrace and orders for the chief of builders to be hanged. तो किंग को लगा डिसग्रेस है, ये उनकी डिसरिस्पेक्ट हो गई, और ऑर्डर दिया कि जो चीफ ऑफ बिल्डर्स है, जिन्होंने ये बिल्ड किया है, जिन्होंने आर्क बनाया है, उनको हैंग करेंगे, यानी उनको फांसी की सजा मिलेगी। इट इज देन फॉलोड बाय सीरीज ऑफ इवेंट्स व्हेन दे ब्लेम ईच अदर। और उसके बाद सब लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। जो चीफ ऑफ बिल्डर्स हैं वो किसको ब्लेम करते हैं? सी ऑफ बी, यानी चीफ ऑफ बिल्डर्स, ये लोग ब्लेम करते हैं किसको? वर्कर्स को। और वर्कर्स किसको ब्लेम करते हैं? वर्कर्स ब्लेम करते हैं मेसन्स को, यानी कि वो लोग जिन्होंने ब्रिक्स यानी ईंटें गलत साइज की बनाई थी। फिर वो थे जो मेसन्स थे, उन्होंने किसको ब्लेम किया? आर्किटेक्ट को, यानी जिन्होंने प्लान बनाया था, जिन्होंने पूरा मैप बनाया था कि किस तरीके से वो आग बनेगा। एंड फाइनली आर्किटेक्ट ब्लेम किसको करता है? किंग को। तो फाइनली एक तरीके का ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया था कि हर कोई एक दूसरे पे ब्लेम कर रहा था, इल्जाम लगा रहा था। फाइनली नूज इज बिल्ड, नूज यानी कि फांसी का फंदा बनाया गया, ये जानने के लिए कि कौन गिल्टी है, यानी कि किसकी गलती है। एंड ओनली वन टू फिट द नूज इज जस्ट द प्लेसेड किंग। और फाइनली ये बोला गया कि एक हम फंदा बनाएंगे और एक एक इंसान, और वो जो फंदा है, वो जो नूज है, एक हाइट पे रखा जाएगा, और जो भी इंसान की हाइट उस नूज, उस फंदे तक आ जाएगी, उस इंसान को हम हैंग करेंगे। एंड कैन यू बिलीव एट द एंड किसका गला उस तक, नूज तक पहुंचा? खुद प्लेसेड किंग का। प्लेसेड किंग यानी वो किंग जो जस्टिस में बिलीव करता था और हर चीज में जस्ट माना जाता था। द न्यू किंग इज देन इलेक्टेड बाय द फर्स्ट पर्सन टू पास दैट आर्क। और न्यू किंग को कैसे इलेक्ट किया? जो भी इस आर्क को पास करेगा, जो कि इडियट था, उससे पूछा गया और उसने जो बताया वो बनेगा हमारा न्यू किंग। और न्यू किंग आज यूजुअल मैंने आपको बताया ही था कि हमारा मेलिन था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन का, हमारे पोम की एक्सप्लेनेशन इन डिटेल। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वाज अ जस्ट एंड प्लेसेड किंग। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग मतलब जिस सिटी के बारे में मैं गा के या आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पोएट बता रहे हैं, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे एक जस्ट और प्लेसेड किंग रहता था। जस्ट मतलब बिहेविंग अकॉर्डिंग टू व्हाट इज मॉरली राइट एंड फेयर, तो जो भी सही होता था उसी का वो साथ देता था। और प्लेसेड का मतलब जो बहुत काम रहता था, यानी कि बहुत शांत रहता था। तो वो किंग रहता था वहाँ पे जो कि जस्ट एंड प्लेसेड था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड। प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? जब आप पब्लिकली कोई चीज़, ऑफिशियली कोई चीज़ सबके सामने अनाउंस करते हो, तो किंग ने ये अनाउंस किया कि मुझे एक आर्क कंस्ट्रक्ट करवाना है। आर्क यानी इस तरीके का एक दरवाज़ा कंस्ट्रक्ट करवाना है। आर्क यानी कि एक कर्व्ड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर spanning an opening and typically supporting the weight of the bridge, roof or a wall above it. That triumphantly का मतलब क्या होता है? triumphantly का मतलब होता है celebrating a victory। तो किंग ये क्यों बनवाना चाहते थे? आर्क की दरवाजा क्यों बनवाना चाहते थे? ताकि जब भी किंग कहीं से कोई बैटल जीत के आ रहे हैं, कोई लड़ाई या विक्ट्री करके आ रहे हैं, कोई चीज़ जीत के आ रहे हैं, तो वो इस आर्क में यहाँ पे खड़े रहें और अपने सामने जो ऑन लोकर्स हैं, जो लोग उन्हें देख रहे हैं, जो उनकी कंट्री के लोग हैं, उनसे वो बात कर पाएँ, अपनी विक्ट्री यहाँ पे खड़े होकर सेलिब्रेट कर पाएँ, और जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्हें लोगों को देने वो यहाँ से खड़े होकर वो लोगों को दे पाएँ। तो इसीलिए उनको ये आर्क बनवाना था। That triumphantly
वुड स्पैन द मेजर थारोफेयर। स्पैन मतलब एक्सटेंड फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि जो ये आर्क था ये इतना लंबा होना चाहिए, साइड टू साइड से इतना बड़ा होगा। एंड थारोफेयर का मतलब क्या होता है, द मेन रोड टू द मेन एंट्रेंस ऑफ द पैलेस। तो ये बताया जा रहा है कि उनको आर्क कितना बड़ा चाहिए था, बड़ा सा आर्क चाहिए था जो दोनों साइड से काफी वाइड है, और कहाँ से शुरू हो रहा है, मेन रोड, कंट्री का जो मेन रोड है वहां से आर्क शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, पैलेस की एंट्रेंस तक, जहां से उनके जो उनका पैलेस की जो एंट्रेंस है, महल की एंट्रेंस है, वहां तक इतना लंबा ही उनको आर्क बनवाना था। और क्यों बनवाना था, टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। एडिफाई का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव व्हाट इज मॉरली और इंटेलेक्चुअली। तो किसी को यहाँ से खड़े होकर इंस्ट्रक्शंस देने थे, और किसको, स्पेक्टेटर्स यानी ऑन लोकर्स, जो भी जनता, जो भी उनकी जो आर्मी के लोग हैं जो सब सामने खड़े हुए हैं, उनको यहाँ से खड़े होकर उनको इंस्ट्रक्शंस देने थे या कुछ ऑफिशियली अनाउंस करना है, तो यहीं इसी आर्क से खड़े होकर यहीं से उनको सब चीजें उनको अनाउंस करनी थी। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग। तो जैसे ही किंग ने ये ऑर्डर दिया, ये उनको बोला गया कि आर्क बनवाना है, वर्कमैन अपने काम पे लग गए और बिल्ट द थिंग यानी कि ये आर्क उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, एंड फाइनली बना के दे दिया। दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। और वर्कमैन ने क्यों बात मानी, क्योंकि ये ऑर्डर किंग की तरफ से था, इसलिए उनको ये पूरा करना ही था विदाउट एनी क्वेश्चन। द किंग रोड डाउन द थारोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। तो किंग रोड डाउन टू द थारोफेयर यानी कि इस पूरे रास्ते में जो पूरा पैसेज बनाया था आर्क के अंदर, किंग को वहां पे घूमना था और घूम घूम के इंस्ट्रक्शंस देने थे स्पेक्टेटर्स को, यानी जो लोग उनको दिख रहे थे, इसीलिए उनको ये आर्क बनवाना था। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन। अब जब आर्क बन के रेडी हो गया था, तो किंग जब पहली बार उस आर्क के अंदर गए तो उनका जो क्राउन, जो मुकुट था, वो इस तरीके से टकराया उस आर्क से, दरवाजे से, और जमीन पर आके गिर गया। द आर्क वॉज बिल्ट टू लो। क्यों, क्योंकि आर्क बहुत कम हाइट का बनाया गया। अ फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसेड फेस। फ्राउन यानी कि एक बुरा सा चेहरा, जो गंदा सा एक्सप्रेशन बनाते हो जब आपको कुछ गुस्सा आ जाता है और जब आपको लगता है कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो वैसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया था प्लेसेड किंग के फेस पे। प्लेसेड किंग यानी काम फेस, जो किंग था उसका फेस हमेशा काम यानी शांत रहता था, लेकिन सडनली उसको गुस्सा आ गया और उसके फेस पे एक फ्राउन आ गया, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन आ गया, जो क्या इंडिकेट करता है, डिसअप्रूवल, की कोई चीज उसे पसंद नहीं आई है। डिसप्लेजर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्राउनिंग वंस आईब्रोज। जब आप अपने आईब्रोज ऐसे कर लेते हो गुस्से में, तो इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन आ गया था प्लेसेड फेस पे किंग के। द किंग सेड दिस इज अ डिसग्रेस। तो किंग ने बोला ये तो एक डिसग्रेस है, यानी कि ये मेरी डिसरिस्पेक्ट है, ये तो मेरी बेइज्जती हो गई। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड। और उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो चीफ ऑफ बिल्डर्स हैं, यानी कि जिन्होंने ये बिल्ड किया है ये पूरा आर्क, उनको हैंग करा जाएगा, यानी उनको फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। और इस चीज के लिए द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड। रोप यानी रस्सी और गैलोज यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर टिपिकली टू अपराइट एंड क्रॉस पीस फॉर द हैंगिंग ऑफ क्रिमिनल्स। तो इस तरीके से रस्सी और ये जो गैलोज थे इस तरीके से अरेंज करे गए चीफ ऑफ बिल्डर्स को हैंग करने के लिए। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट। और चीफ ऑफ बिल्डर्स को लेड आउट यानी कि उनको वहां पे बुलवाया गया। ही पास्ड द किंग, ही गेव अ शाउट। और उन्होंने किंग को पास किया, यानी किंग को बताया, और डर के मारे बोलकर बताया किंग को, चीफ ऑफ बिल्डर्स ने, ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। तो वो क्या बोलते हैं कि किंग ये हमारी गलती नहीं है, ये वर्कमैन या जिन्होंने ये बनाया है आर्क उनकी गलती है। Oh, said the king and called a halt to the proceedings. तो किंग ने बोला ओ अच्छा तुम्हारी गलती नहीं है, वर्कर्स की गलती है। तो उन्होंने हॉल्ट यानी जो भी प्रोसीजर हो रहा था चीफ ऑफ बिल्डर्स के लिए, फांसी का फंदा वगैरह लगाया जा रहा था, उसको हॉल्ट कर दिया, यानी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया उन्होंने। Being just and placidier now, he said, I must have all the workmen hanged instead. तो अब जो किंग था वो जस्ट था, यानी जस्टिस यानी न्याय करता था, तो और वो अब और प्लेसीडियर हो गया था। प्लेसीडियर यानी उसका फेस और ज्यादा काम हो गया था। तो उसने बोला कि ठीक है अब तुम्हारी गलती नहीं है, वर्कर्स की गलती है, तो मैं सारे वर्कमैन को हैंग कराऊंगा क्योंकि वर्कमैन की गलती है। तो चीफ ऑफ बिल्डर्स ने किस पे ब्लेम लगाया, वर्कमैन पे।
द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड, और वर्कमैन बहुत सरप्राइज हो गए, डर गए कि अब उनको हैंग करने वाले हैं, तो उन्होंने बोला, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। तो किंग ने क्या बताया यहाँ पे, वर्कर्स ने क्या बताया, वर्कर्स ने बताया कि किंग आपने शायद रियलाइज नहीं किया, ये जो सारे आपने जो ब्रिक्स बनी थी, जो ईंटें बनी थी, वो सब गलत साइज की थी, जिस साइज की हमें चाहिए थी उस साइज की बनी ही नहीं, तो हमारे पास गलत साइज की ब्रिक्स आई, इस वजह से जो आँख था, जो दरवाजा था, वो भी गलत बन गया। Summon the masons, said the king. Summon मतलब ऑर्डर समन टू प्रेजेंट, तो किंग ने ऑर्डर दिया कि जो मेसन्स हैं उनको बुलवाया जाए। और मेसन्स कौन होते हैं, अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन एंड बिल्डिंग्स, तो वो पर्सन जो स्टोन कट करते हैं, स्टोन की कटिंग करके ब्रिक्स बनाते हैं, पत्थर करते हैं, उनको मेसन्स कहते हैं। तो उन्होंने बोला मेसन्स को बुलवाया जाए जिन्होंने ब्रिक्स बनाई थी। द मेसन्स स्टूड देयर क्विवरिंग, और मेसन्स जब आए तो वो क्विवर हो रहे थे, यानी कि कांप रहे थे, डर के मारे शेक हो रहे थे, क्योंकि अब उनकी गलती के बारे में बोला गया और अब उनको हैंग करा जाएगा, उनको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। इट वॉज द आर्किटेक्ट दे सेड, अब मेसन्स ने किसको ब्लेम किया, आर्किटेक्ट पे। आर्किटेक्ट कौन होता है, अ पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग्स एंड इज मेनी केसेस आल्सो सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन, तो वो पर्सन जो पूरी चीजें डिजाइन करता है, जो पूरा प्लान, जो पूरा मैप बनाता है कि कैसे कोई चीज कंस्ट्रक्ट करी जाएगी या बनाई जाएगी, उसको हम कहते हैं आर्किटेक्ट। तो मेसन्स ने किसको ब्लेम किया, आर्किटेक्ट को। तो द आर्किटेक्ट वाज समन्ड, और फिर किंग ने ऑर्डर दिया कि चलो आर्किटेक्ट को बुलाओ भाई, उसको हैंग करा जाएगा। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी, I do ordain that you shall be hanged. तो अब क्या बोलते किंग, किंग बोलते हैं वेल आर्किटेक्ट I do ordain, ordain यानी कि मैं अब ऑर्डर देता हूं, मैं ऑफिशियली ये अनाउंस करता हूं कि तुम लोगों को अब हैंग करेगा, आर्किटेक्ट को हैंग किया जाएगा, उसको फांसी पे चढ़ा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये आर्क गलत बना है। Said the architect, अब आर्किटेक्ट क्या बोलता है इस बात पे, ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। तो जैसे ही किंग ने ऑर्डर दिया कि आर्किटेक्ट को हैंग करो, तो आर्किटेक्ट क्या बोलता है, किंग रुकिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप एक छोटी सी चीज भूल रहे हैं, एक चीज है जो आप भूल रहे हैं बोलना। You made certain amendments to the plans when I showed them to you. तो अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है, कुछ माइनर चेंजेस या एडिशन इन अ डिजाइन टू इम्प्रूव समथिंग। तो जब आप किसी चीज में कुछ माइनर चेंजेस करते हो ताकि वो इम्प्रूव हो जाए और बेटर बन जाए, उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट्स या फिर चेंजेस। तो आर्किटेक्ट किंग को बोलते हैं कि आप भूल रहे हैं कि जब मैं आपको प्लान दिखाने आया था पूरे आर्क का, तो आपने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, कुछ चेंजेस किए थे। तो द किंग हर्ड दिस एंड आई शोड देम टू यू, तो उसने बोला कि जो चेंजेस थे वो आप ही ने किए थे, तो आप ही ने मुझे ये चेंजेस करवाए थे, और जैसा मैंने चीफ ऑफ बिल्डर्स को फिर दिया उन्होंने वैसा बनवाया। तो बेसिकली आर्किटेक्ट ने अब डायरेक्टली किसको ब्लेम कर दिया, किंग को ब्लेम किया। द किंग हर्ड दिस, अब किंग ने ये बात सुनी। द किंग सॉ रेड यानी बिकेम एंग्री, अब ये बात सुन के किंग जो थे बहुत गुस्से में आ गए, बहुत एंग्री हो गए कि फाइनली, क्योंकि ब्लेम अब उनके ऊपर खुद आ गया। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, और उन्होंने अपना हेड लॉस्ट कर दिया, क्योंकि वो किंग जो हमेशा प्लेसिड रहता है, जो हमेशा काम रहता है, फाइनली अब एंग्री हो गया, उसको गुस्सा आ गया और लॉस्ट हिज हेड, यानी अब ये बात सुन के तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज हो गई कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि अब तो मुझे खुद फांसी पे चढ़ना पड़ेगा, मेरी गलती आ गई अब सबके सामने। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग ही सेड दिस इज अ ट्रिकी थिंग। अब किंग जो था वो जस्ट था और प्लेसिड था, यानी हमेशा न्याय करता था, और प्लेसिड यानी हमेशा काम रहता था। तो उसने क्या बोला, ये एक ट्रिकी चीज हो रही है, यानी कि ये अब कुछ कंफ्यूजिंग हो रहा है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, मेरे ऊपर ही गलती आ गई। आई नीड सम काउंसिल, तो किंग ने बोला मुझे एक काउंसिल की जरूरत है, यानी कि एडवाइस की, लोगों के कुछ सजेशंस की जरूरत है। तो उनके अंडर जो भी मिनिस्टर्स थे, जो भी मंत्रीगण होता है, उनको उन्होंने काउंसिल को बोला कि अब मुझे इस मैटर पे कुछ सजेशंस दो। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, तो किंग ने क्या ऑर्डर दिया कि इस पूरी कंट्री का जो सबसे वाइजेस्ट मैन है, जो सबसे समझदार इंसान है, जो सबसे एक्सपीरियंस्ड इंसान है, उसको मेरे सामने पेश किया जाए। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, ने कैरी टू द रॉयल कोर्ट, तो जो सबसे वाइजेस्ट मैन, जो सबसे समझदार इंसान था, उसको ढूंढा गया पूरी कंट्री में और सामने रॉयल कोर्ट में सबके सामने पेश किया गया और लेकर आया गया उसको।
He could not walk and could not see. So old and therefore wise was he. अब आप इन लोगों की देखिए कि इन लोगों ने सबसे वाइजेस्ट, सबसे समझदार इंसान वो ढूंढा जो इतना बूढ़ा है, जो इतना ओल्ड है, जो ढंग से चल भी नहीं सकता और ना ढंग से देख सकते, यानी कि ही couldn't even walk and can't even see properly, देख भी नहीं सकता। तो फिर क्योंकि वो ओल्ड है, वो इतना बूढ़ा है, तो इसलिए इसको मानेगा कि बूढ़ा है, इसने दुनिया बहुत देखी हुई है, बहुत एक्सपीरियंस होगा इसको लाइफ का, तो इसलिए इसको वाइज माना जाएगा, इसलिए उसको लेके आया गया। But in a quavering voice he said, the culprit must be punished. तो वो बूढ़ा इंसान ने अपनी क्वावरिंग यानी कि शेकिंग वॉइस, यानी जो ट्रेम्बल हो रही है उसकी वॉइस, और क्योंकि वो नर्वस भी हो रहा है, किंग के सामने खड़ा है, तो उसने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। कल्प्रिट यानी कि जो गुनहगार है, जिसने गलती करी है, उसको पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए किंग। तो ऐसा ओल्ड मैन ने किंग से कहा। Truly, the ark it was that banged the crown off, and it must be hanged. अब आप यहाँ देखिए कि ये ओल्ड मैन जिसको वाइज, जिसको समझदार बना के लाया गया था, वो क्या बोलता है, भाई जो कल्प्रिट है, जिसने गलती करी, उसको पनिशमेंट दो। और कल्प्रिट ये किसको बोल रहे हैं ओल्ड मैन? आर्क कोई। अब देखिए कितनी बेवकूफ़ी की हद है, वो कह रहे हैं कि जो आर्क है, जो ये दरवाज़ा है, इसी की गलती है, इसी से टकरा के किंग का जो क्राउन था वो गिरा था, तो इस आर्क को फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए, इसको पनिशमेंट दी जाए। अब आप सोचिए, टू द स्कैफोल्ड द आर्क वाज लेड व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड। स्कैफोल्ड क्या होता है? स्कैफोल्ड मतलब अ रेज्ड वुडन प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर्मली फॉर द पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो यानी कि वही फांसी का फंदा और वो नूज वगैरह लाया गया और उस पे वहां आर्क की तरफ लाया गया कि आर्क को फांसी के फंदे पे चढ़ाएंगे। और इसी वक्त जो काउंसिलर हैं उन्होंने बोला, काउंसिलर यानी कि मेन जो मंत्री, मेन जो मिनिस्टर्स होते हैं किंग के, उन्होंने उस वक्त बोला, और क्या बोला? हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी। तो वो कहते हैं कि हम कैसे एक आर्क को हैंग कर सकते हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल। छोड़िए इंसान और एनिमल की बात, आप एक नॉन लिविंग थिंग, एक आर्क को, एक दरवाजे को फांसी के फंदे पे सजा दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं शेमफुली, मतलब हम इतनी बेशर्मी के साथ कैसे कर सकते हैं उस चीज को जिसने आपके सर को, आपके हेड को टच किया और आपकी डिसरिस्पेक्ट करी। ट्रू, म्यूज्ड द किंग। तो म्यूज्ड का मतलब क्या होता है? से टू वनसेल्फ इन अ थॉटफुल मैनर। तो किंग ने अपने आप से सोचते बोला, ट्रू, सही तो कह रहे हैं हाँ ये लोग, कैसे एक आर्क को हम लोग हैंग कर सकते हैं। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। अब जितने भी लोग सामने खड़े होता, क्राउड जो भीड़ इकट्ठा हो रखी थी, जो वेट कर रही थी कि कौन क्रिमिनल है और किसको यहाँ पे फांसी दी जाएगी, वो रेस्टलेस हो गए, यानी कि अशांत हो गए, यानी कि अब उनसे बिल्कुल सब्र नहीं हुआ और वो लोग आपस में मटरिंग यानी कि बहुत तेज तेज आपस में बात करने लगे कि अब किंग क्या करेंगे, किसको फांसी मिली जाएगी। तो बेसिकली जो पूरा क्राउड था वो रेस्टलेस हो रहा था, यानी कि अब उनको कोई क्रिमिनल सामने चाहिए था जिसको हैंग करा जाए उसकी गलती की वजह से। The king perceived their mood and trembled and said to all who were assembled. अब किंग ने पूरे क्राउड का, पूरा जो भीड़ है, पूरी जो सामने कंट्री के लोग हैं, उनका मूड देख लिया और देख के ट्रेम्बल होने लगे, यानी कि शेक होने लगे, थोड़े टेंस होने लगे, क्योंकि अब तक ब्लेम किस पे आ रहा था? खुद किंग पे आ रहा था। और उन्होंने जितने भी लोग असेंबल, जितने भी क्राउड वहां पे इकट्ठा हुआ था, उसको वहां पे कुछ बोला किंग ने। क्या बोला किंग ने? Let us postpone consideration of finer points like guilt. The nation wants a hanging. तो अब किंग ने क्या बोला कि इस चीज को हम पोस्टपोन कर देते हैं, यानी कुछ टाइम के बाद डिसाइड करेंगे फाइनर पॉइंट्स ऑफ गिल्ट की, कौन गलत है, किसकी गलती थी, क्या। इस चीज को हम, छोटी छोटी चीजों को पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन जो नेशन है, जो हमारी पूरी इस वक्त कंट्री है, उसको क्या चाहिए? वॉन्ट्स अ हैंगिंग, यानी कोई एक गुनहगार चाहिए कंट्री को जिसको हैंग करना है। तो वो चाहिए इस वक्त पूरी जनता को। हैंग्ड मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली। तो किंग ने बोला किसी न किसी को तो यहाँ पे हैंग करना ही पड़ेगा, यानी फांसी पे लटकाया जाएगा, और इमीडिएटली यानी कि अभी के अभी। द नूज वॉज सेटअप समवॉट हाई। नूज क्या होता है? यही फांसी का फंदा, ये इसको कहते हैं नूज। तो एक नूज वहां पे सेटअप किया गया और कुछ हाइट पे उसको हैंग किया गया, यानी बहुत हाइट पे उसको लगाया गया। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय।
but only one man was so tall he fitted. तो हर इंसान को एक एक करके वहां पे लाया गया कि देखते हैं किसका नेक फिट होता है उस नूज में, उस फंदे में, और कोई भी उस नूज की हाइट तक नहीं आ पाया, सिर्फ वन मैन, एक इंसान था, सारे लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान था जिसका नेक उस नूज की हाइट तक फिट हो रहा था. दैट वाज ऑल. ही वॉज द किंग. एंड फाइनली किसका गला वहां तक, किसका नेक वहां तक नूज तक फिट हो रहा था? खुद किंग का. हिज मैजेस्टी was therefore hanged by the royal decree. and किसको फांसी पे चढ़ा दिया गया? खुद किंग को चढ़ा दिया गया, क्योंकि उसी की गलती आ रही थी सामने और उसी का नेक फिट भी हो रहा था उस नूज पे और किसी का नेक फिट नहीं हो रहा था. और किसने हैंग किया? रॉयल डिक्री ने. रॉयल डिक्री क्या होता है? डिक्री मतलब एक अनऑफिशियल ऑर्डर दैट हैज फोर्स ऑफ लॉ. एक ऐसा ऑर्डर जो कि किंग ने दे दिया है और उसको सबको मानना है और कोई उसको मना नहीं कर सकता. इस तरीके से रिटन ऑर्डर्स होते हैं रॉयल डिक्री में. तो फाइनली किंग को हैंग कर दिया गया एंड किंग वाज डेड. थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिनिस्टर्स. अब जितने भी किंग के मिनिस्टर्स थे, यानी छोटे छोटे मंत्री जो उनके अंडर काम करते थे, किंग को लटकाने के बाद, डेथ के बाद, वो बोलते हैं थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, थैंक गॉड हमें एटलीस्ट कोई मिल तो गया जिसको हैंग करे. तो अब देखिए कि यहाँ मिनिस्टर्स कितने ज्यादा यहाँ पे ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उनके कंट्री का राजा मर गया. और कितनी बेवकूफ़ी वाली बातों में कि ठीक है अभी तो हम बाद में, क्योंकि किंग ने खुद नहीं बेवकूफ़ी करी थी, उसी ने बोला था कि बाद में देखेंगे कौन गलत है कौन क्या, हम तो नूज सेटअप कर लेते हैं, जिसका गला फिट हो जाएगा, जिसका नेक फिट हो जाएगा उसको हम क्या दे देंगे? फांसी दे देंगे, क्योंकि अभी जनता को कोई ना कोई हैंग्ड पर्सन चाहिए. तो बस खुद वो उसमें फंस गया अपनी बोली हुई बात में और अपनी बेवकूफ़ी में उसकी डेथ हो गई. और उसके मिनिस्टर्स भी और बेवकूफ़, वो कहते हैं थैंक गॉड चलो हमको कोई ना कोई मिल गया. For if instant we had not the unruly town. तो मिनिस्टर्स कहते हैं for if instant, if by chance हम लोगों को कोई इंसान नहीं मिलता उस हुनूस पे, उस फांसी के फंदे पे हैंग करने के लिए, द अनरूली टाउन, अनरूली टाउन यानी जो डिसऑर्डरली डिसरप्टिव नेशन है, जो डिसिप्लिन और कंट्रोल अभी नहीं है, क्योंकि जो टाउन के लोग थे बहुत ज़्यादा कैसे हो रहे थे? बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत रेस्टलेस हो रहे थे. तो माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन. अगेंस्ट द क्राउन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चनिंग द पावर, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ द स्टेट. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हमने किसी ना किसी को यहाँ पर फांसी के फंदे पे नहीं लटकाया होता तो क्या होता? जो टाउन के, जो शहर के, जो कंट्री के लोग हैं वो क्राउन के अगेंस्ट चले जाते हैं, यानी कि किंग के अगेंस्ट बात करने लगते और कंट्री के अगेंस्ट बात करने लगते कि कैसा रूल है, कैसा लॉ है. जब किंग की बात आई तो यानी फांसी नहीं होगी. और ये भी सोचते कि किंग तो कितने प्लेसेड हैं, कितने जस्टिस करने वाले हैं, कितना न्याय करते हैं. तो जब अपने ऊपर बात आई तो उन्होंने जो हैंगिंग है, जो पनिशमेंट है, उसको पोस्टपोन कर दी. इसीलिए इस वजह से किसी न किसी को वहां पे हैंग करना जरूरी था और वो किंग खुद ही हो गए. लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर्स सेड. लॉन्ग लिव द किंग इज डेड. अब यहाँ देखिए कितनी आयरनी की बात है, यानी कितनी विडंबना की बात है कि हम अपने कि जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं? लॉन्ग लिव द किंग, हमारा किंग हमेशा लंबे समय तक के लिए जिंदा रहे, ऐसा मिनिस्टर्स ने बोला. फिर बोला उन्होंने लॉन्ग लिव द किंग. फिर जब दोबारा उन्होंने नारा लगाया कि लॉन्ग लिव द किंग, तब तक तो फांसी का फंदा मतलब किसी ने खींच दिया और किंग तब तक डेड ही हो गया. तो कितनी आयरनी की बात है कि वो कह रहे हैं लॉन्ग लिव द किंग, नारा लगाया और नारा लगाने के बाद फांसी का फंदा खींचा और किंग इज डेड. उतने में तो किंग मर ही गया. तो किसी के जिंदा रहने की बात कर रहे हो, उसी वक्त आप उसको मार भी रहे हो. तो कितनी ऑपोजिट, कितनी आयरनी चीज हो रही, कितनी विडंबना की बात हो रही है यहाँ पे. They pondered the dilemma then, being practical minded men. Pondered यानी कि जब आप किसी चीज के बारे में थिंक करते हो, केयरफुली सोचते हो किसी चीज का डिसीजन लेने से पहले. तो दे यानी कौन? अब जो मिनिस्टर्स और दूसरे इंपॉर्टेंट लोग थे उन्होंने इस डिलेमा, इस कंफ्यूजन के बारे में बहुत सोचा. कौन सा कंफ्यूजन? कि अब हमारा नेक्स्ट न्यू किंग कौन बनेगा. और क्यों सोचा? क्योंकि वो अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड मैन कहते हैं. अब ये लोग जो इतने बेवकूफ़ हैं जिन्होंने किंग को ही फांसी पे चढ़ा दिया, ये अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम प्रैक्टिकल माइंडेड लोग हैं और अब हम सोचेंगे कि कौन हमारा न्यू किंग बनेगा. सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम. हेराल्ड्स कौन होते हैं? कुछ मैसेंजर्स होते हैं, ऑफिशियल एम्प्लॉयज होते हैं किसके? गवर्नमेंट के, जो मैसेजेस देते हैं. तो इस तरीके पे जो ये घोड़सवार हैं ये क्या करने लगे? इन्होंने घोड़े पे चढ़े
और कंट्री में जाके इन्होंने अनाउंसमेंट स्टार्ट करी किंग के नाम पर, प्रोक्लेम किया यानी अनाउंस किया कि भाई जो भी नेक्स्ट पर्सन उस आर्क से निकलेगा वो हमारा न्यू किंग बनेगा। तो फाइनली इस तरीके से उन्होंने ऐसे मैसेंजर्स को कंट्री में भेजा। The next to pass the city gate will choose the ruler of our state as is our custom। तो क्या मैसेज पहुंचा है कि जो भी सिटी गेट, जो भी ये सिटी का जो दरवाजा है, जो भी इस दरवाजे को सबसे पहले इंसान पास करेगा, जो भी निकलेगा इसमें से, वो ही डिसाइड करेगा, वो ही चूज करेगा हमारी कंट्री का नया किंग। एज इज आर कस्टम यानी हमारी रीति रिवाजों के साथ, जो हमारा रीति रिवाज है उसी के हिसाब से हम उस नए किंग को वेलकम करेंगे। दिस विल बी इन्फोर्स विद ड्यू सेरेमनी, और जो नया किंग बनेगा उसके लिए हम पूरी नई सेरेमनी करेंगे। सेरेमनी यानी कि प्रॉपर उसके लिए प्रोग्राम फंक्शन प्लान करेंगे और नए किंग को ताज पहनाएंगे। अ मैन पास्ड बाय द सिटी एंड फाइनली इस सिटी गेट से एक मैन पास हुआ, एक मैन निकला। An idiot, the guards cried, wait। अब ये जो मैन निकला सिटी गेट में से, वो कौन निकला? एक इडियट, एक बेवकूफ इंसान निकला, और वहीं पे उसको गार्ड्स ने रोका और बोला वेट, हु इज टू बी द किंग, डिसाइड। और वहीं बोला कि कौन बनेगा हमारा नेक्स्ट न्यू किंग, डिसाइड करो तुम। तो वो मैन बोलता है अ मेलन। द इडियट रिप्लाइड, जो इडियट बेवकूफ इंसान था उसने क्या बोला? एक मेलन। अब मेलन क्या होता है? एक खरबूजा, एक फ्रूट, जिसको हिंदी में हम खरबूजा कहते हैं। उसने बोला मेलन बनेगा इस कंट्री का नया किंग। दिस वॉज अ स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस, ही लाइक मेलन्स। अब उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ही लाइक्ड मेलन्स, उसके मेलन्स जो थे उसके फेवरेट थे, इसलिए हर चीज पे वो मेलन्स बोलता था। और ये उसका स्टैंडर्ड आंसर था हर क्वेश्चन। उससे जो भी कोई भी क्वेश्चन पूछो तो वो आंसर में, रिप्लाई में हमेशा मेलन ही कहता था, इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर उसने मेलन बोल दिया। You are now our king, the ministers said, crowning a melon। अब इतने बेवकूफ मिनिस्टर्स और इतने बेवकूफ लोग, आप सोचिए, उन्होंने एक मेलन को क्राउन करा और बोला तुम हमारे नए राजा हो, तुम ही हमारे देश को देखोगे। Then they led या carried the melon to the throne and reverently set it down। फिर उन्होंने मेलन को क्या किया? लेड किया। लेड यानी कि कैरी किया, उठाया, और थ्रोन यानी कि सिंहासन पे जहाँ पे राजा बैठते हैं उनकी जगह पे वहाँ जाके बिठा दिया। एंड रेवरेंटली यानी कि विद डीप सोलम एंड रिस्पेक्ट, बहुत ही रिस्पेक्ट से और बहुत ही सम्मान से किंग को ताज पहना के थ्रोन पर बिठा दिया गया। एंड सेट इट डाउन यानी वहाँ पे उसको सेटल कर दिया। This happened years and years ago. When now you ask the people, so your king appears to be a melon. How did this happen? They say, well, on account of customary choice। तो अब ये जो मेलन वाला इंसिडेंट है इसको बहुत साल हो गए हैं। अब उस शहर के, उस जगह के लोगों से जब कोई दूसरे लोग आते हैं और पूछते हैं कि कैसे योर किंग अपीयर्स टू बी अ मेलन, तुम्हारे किंग का, तुम्हारा जो शहर का, तुम्हारी जो कंट्री का राजा है वो एक मेलन है, एक फ्रूट है, कैसे? हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ? तो लोग वहां के बोलते हैं वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस। कस्टमरी चॉइस यानी अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स और यूजुअल प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर सोसाइटी और सेट ऑफ सर्कमस्टेंस। तो क्योंकि हमारे रीति रिवाज ऐसे थे, जैसा हुआ अच्छा हुआ, और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस उस वक्त ऐसे थे जिसकी वजह से एक मेलन को राजा बनाना पड़ा, इसीलिए हमारा राजा एक मेलन है और हम खुश हैं इस बात में। अब आप देखिए कितने बेवकूफ लोग एक फ्रूट को अपना राजा बना के वो लोग खुश हैं। If His Majesty rejoice in being a melon, that's okay। तो अब लोग वहां के क्या बोलते हैं? If His Majesty rejoice, rejoice यानी to show great joy or delight। तो वो लोग इस बात को बताते हुए दूसरे लोगों को खुश होते हैं। तो वहां के सिटी के लोग जो है बहुत खुश हैं और बोल रहे हैं इन बीइंग अ मेलन दैट्स ओके विद अस, कि हम लोग ओके कंफर्टेबल है कि हमारा राजा जो है एक मेलन है और हम इस चीज में खुश हैं। फॉर हु आर वी टू से what he should be as long as he leaves us in peace and liberty। तो वो कहते हैं हमें क्या करना कि हमारा राजा अगर एक मेलन है, एक खरबूजा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक वो हमें पीस और लिबर्टी दे रहा है, यानी हमारे शहर में शांति है और लिबर्टी यानी कि फ्रीडम है, आज़ादी है हमें हर सब चीज़ करने की, तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा राजा एक मेलन ही क्यों ना हो। The principles of laissez-faire seem to be well established there। अब लेजिज अफेयर क्या होता है? लेजिज अफेयर एक कॉन्सेप्ट होता है
द पॉलिसी ऑफ लीविंग द थिंग्स टू टेक देयर ओन कोर्स विदाउट इंटरफेयरिंग। तो लेज़र फेयर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक कंट्री के लोगों को या इस किसी भी जगह के लोगों को अपने मन से कुछ भी डिसीजंस लेने की परमिशन होती है। लोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं और उसमें गवर्नमेंट की या राजा का कोई इंटरफेरेंस या कोई रोक टोक नहीं होती है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लेज़र फेयर कह रहे हैं। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है लेज़र फेयर का, जो कॉन्सेप्ट है लेज़र फेयर का, वो बहुत अच्छी तरीके से वेल स्टैब्लिश्ड है इनकी कंट्री में, क्योंकि लोगों को जैसा करना है वो वैसा कर रहे हैं, उनको शांति है, उनको फ्रीडम है हर चीज़ की। और मेलिन जो कि इनका राजा एक नॉन लिविंग थिंग, एक फ्रूट है, वो ऑब्वियसली कोई इंटरफेयर कर ही नहीं रहा। सो द पीपल ऑफ दैट कंट्री आर हैप्पी विथ मेलिन बीइंग देयर किंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत मज़े में हूँ। और इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे स्नैपशॉट्स बुक की लास्ट पोम की समरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स से। सो लेट्स बिगिन विद द समरी। ये जो पोम है स्टार्ट कैसे होती है? द पोम बिगिंस विद अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द किंग। सबसे पहले जो पोम स्टार्ट होती है वो कैसे स्टार्ट होती है? किंग के डिस्क्रिप्शन से। हम आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं कि किस बारे में पोम है। एक ये जो पोम है बेसिकली एक कंट्री के बारे में है जहाँ पर किंग है, और जो किंग है वो काफ़ी प्लेसेड एंड जस्ट है, यानी हमेशा काम रहते हैं और हमेशा जस्टिस करते हैं। उन्होंने बोला कि मुझे एक आर्क बनवाना है, यानी कि एक बड़ा सा दरवाज़ा बनवाना है, जिसके लिए मुझे और उन्होंने ऑर्डर दिया किसको? चीफ ऑफ बिल्डर्स को ऑर्डर दिया। अब चीफ ऑफ बिल्डर्स ने ये आर्क बनाया तो सही उनके ऑर्डर को पूरे करके, लेकिन जो आर्क है वो बहुत शॉर्ट हाइटेड बन गया, यानी कि उसकी हाइट कम थी, जिस वजह से जब किंग एक बार पास हुए उस आर्क के नीचे से तो उनका जो क्राउन, जो मुकुट था, वो टकरा के नीचे गिर गया और किंग हो गए बहुत गुस्सा। उन्हें लगने लगा ये उनकी डिसग्रेस हो गई है, डिसरिस्पेक्ट हो गई है, और इस वजह से उन्होंने ऑर्डर दिया कि चीफ ऑफ बिल्डर्स को हैंग कर दिया जाएगा, यानी कि फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा एज अ पनिशमेंट। बट यहाँ पे अब वो स्टार्ट हो जाता है एक ब्लेम गेम, यानी हर इंसान एक दूसरे पे अलग अलग इल्ज़ाम लगा रहा था। जो चीफ ऑफ बिल्डर्स थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नहीं हमारी गलती नहीं, वर्कर्स की गलती है। वर्कर्स ने ब्लेम किया कि नहीं मेसन्स की गलती है। मेसन्स यानी वो लोग जो ब्रिक्स बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स थे वो गलत साइज़ के बन गए हैं। फिर जो मेसन्स हैं उन्होंने किसको ब्लेम किया? आर्किटेक्ट को, यानी जिसने प्लान बनाया था पूरे आर्क को बनाने का। एंड फाइनली किसी तरह से कुछ बोल के जो किंग है, जो आर्किटेक्ट है, उसने फाइनली ब्लेम कर दिया किंग पे। तो अल्टीमेटली जो ब्लेम आ गया था वो किंग पे आ गया था, जिसकी वजह से किंग की डेथ हो गई थी। एंड अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। सो द पोम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन अबाउट किंग हु ऑर्डर्ड एन आर्क टू बी बिल्ट। तो उसने ऑर्डर दिया था कि एक आर्क बनाया जाएगा, यानी कि एक दरवाज़ा बनाया जाएगा। When he wrote down that ark, it hit his head and his crown fell down. और फिर जब किंग उस आर्क, इस तरीके के एक बड़े से दरवाजे से जब निकले, एक्चुअली दरवाज़ा बड़ा सा होना चाहिए था जो कि थोड़ा शॉर्ट लो हाइट का बन गया था। तो जब किंग इस छोटे से दरवाजे में से निकले तो जो उनका क्राउन है, जो मुकुट है, वो फेल डाउन, यानी ज़मीन पे आके गिर गया। इट वॉज बिकॉज इट वॉज बिल्ट टू लो, बहुत कम हाइट का बनाया था आर्क। The king thought it was dishonorable and thus commanded the chief of builders to be hanged. तो किंग को लगा ये डिसऑनरेबल है, यानी उनकी इसमें डिसरिस्पेक्ट हो गई है, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि चीफ ऑफ बिल्डर्स को क्या कर दिया जाएगा? हैंग, यानी कि फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा सजा के तौर पे। The chief of builders put the blame on the workmen who turn blame the bricks. तो चीफ ऑफ बिल्डर्स ने ब्लेम किया कि वर्कर्स की गलती है, क्योंकि वर्कर्स ने बनाया है। एंड वर्कर्स डर गए और उन्होंने किसको ब्लेम कर दिया? ब्रिक्स पे। उन्होंने बोला कि हमें जो मेसन्स है, वो पर्सन जिसने ब्रिक्स बनाई है, उसने रॉन्ग साइज की, गलत साइज की ब्रिक्स बनाई है, इसलिए आर्क गलत बन गया। अगर हमें सही साइज की ब्रिक्स मिली होती तो आर्क भी सही साइज का बनता। द किंग ऑर्डर्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द मेसन हु पुट द ब्लेम ऑन द आर्किटेक्ट। अब किंग ने बोला कि भाई मेसन्स को बुला, उनको लगाएंगे, उनको हम पनिश करेंगे, हैंग करेंगे डेथ पे। तो उन्होंने किस पे ब्लेम किया? उन्होंने ब्लेम किया आर्किटेक्ट पे। आर्किटेक्ट वो पर्सन होता है जिसने पूरी प्लान करा होता है, पूरा मैप और पूरा नक्शा बनाया होता है किस तरीके से कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट की जाएगी। तो उसी ने आर्क बनाया था, तो आर्किटेक्ट पे क्या हो गया? उस पर ब्लेम आ गया। द आर्किटेक्ट इज ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट एंड इनडायरेक्टली ब्लेम्स द किंग फॉर द रॉन्गली कंस्ट्रक्टेड आर्क। अब आर्किटेक्ट को बुलाया गया कि आओ भाई तुम आओ, तुम्हें अब हैंग करेंगे, पनिश करेंगे हम। तो आर्किटेक्ट ने किंग से बोला कि किंग आप एक चीज़ भूल रहे हैं, जब मैं पूरा आर्क का प्लान लेके आपके पास आया था तो आपने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, यानी कुछ चेंजेस किए थे आर्क को और इम्प्रूव करने के लिए। तो जैसा आपने मुझे बताया मैंने उस तरीके से चीफ ऑफ बिल्डर्स को बताया एंड उन्होंने बनाया। तो बेसिकली अब ब्लेम किस पे आ गया है? फाइनल ब्लेम खुद किंग पे आ गया, क्योंकि किंग ने ही प्लान में कुछ चेंजेस करे थे जब आर्क बन रहा था।
The placid king now grows angry and demands for the wisest man in the country to be brought to the royal court. अब किंग ने जब ये बात सुनी कि फाइनली ब्लेम किंग के ऊपर खुद आ गया है, तो किंग बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने ऑर्डर दिया कि इस पूरी कंट्री का जो सबसे वाइजेस्ट मैन है, यानी जो सबसे समझदार इंसान है, उसे मेरे सामने लाके पेश किया जाए, क्योंकि मुझे अब कुछ एडवाइस की ज़रूरत है, क्योंकि अब किंग कैसे खुद को फांसी पे चढ़ाए। तो उसने बोला कि आप तो किसी वाइजेस्ट पर्सन को लेकर आओ जो मुझे इस चीज़ पे सजेशन दे पाए कि मुझे कैसे इसमें बिहेव करना है, कैसे मुझे इसमें डिसीजन लेना है सिचुएशन में। They brought the wisest man who was so old that he could not either see or walk. अब आप देखिए कि लोग कैसा वाइजेस्ट मैन लेके आए। वाइजेस्ट यानी जो समझदार इंसान है, तो कुछ लोग किसको पकड़ के लाए, इस पूरी कंट्री का सबसे ओल्ड मैन जो ना तो चल सकता था ना तो देख सकता था, उसे दिखाई भी नहीं देता था, तो उसको लेके आ गए। तो अकॉर्डिंग टू हिम द आर्क मस्ट बी हैंग्ड। तो उसको वाइजेस्ट मैन क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया कि भाई ये ओल्ड है, इसने बहुत दुनिया देखी है, बहुत एक्सपीरियंस होगा, तो भाई इसको ले आते हैं। अब उस महाशय, उस ओल्ड मैन के एक्सपीरियंस आप देखिए भाई, वो कहता है आर्क ने ही टक्कर मारी ना भाई किंग के क्राउन को, तो आर्क की गलती है। आर्क यानी वो जो दरवाजा है, जो नॉन लिविंग थिंग है, उसको हैंग करो, उसको आप पनिश करो। अब बताइए ये वाइजेस्ट मैन हुआ, आप बताइए। When the ark is supposed to be executed, one of the ministers argued that it would be a shame to punish something that had touched their mighty king's head. तो अब फाइनली फंदा लेके आया गया, न्यूज़ लेके आया गया, और वो आर्क को जब हैंग कर रहे थे, यानी आर्क को जब फांसी दे रहे थे, तो फाइनली जो किंग के अंडर कुछ मिनिस्टर्स काम करते हैं, उनमें से एक मिनिस्टर ने बोला कि ये कितनी शेम की बात है कि हम एक आर्क को पनिश कर रहे हैं जिसने आपके हेड को टच किया। हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि हम एक नॉन लिविंग थिंग को हैंग करें, उसको हम कैसे पनिश कर सकते हैं। एवरीवन अलॉन्ग विद द किंग अग्री। तो किंग ने और बाकी सब ने इस चीज़ पे अग्री किया, यानी हामी भरी, हाँ बोला कि अरे हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। द क्राउड ग्रू रेस्टलेस एंड द किंग प्रॉमिस देम अ हैंगिंग। अब जो जितनी भी कंट्री के लोग थे वहाँ पे इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई, और जो क्राउड था वो रेस्टलेस हो रहा था, यानी कि अब उनसे सब्र नहीं हो रहा था, एंड दे वांटेड कि क्रिमिनल सामने आए और उसको हैंग किया जाए। तो बेसिकली क्राउड को कोई ना कोई एक पर्सन चाहिए था जिसको उसी वक्त इमीडिएटली वहाँ पे हैंग किया जाए, और किंग ने उन लोगों को इस चीज़ की प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है अभी हम एक इंसान को हैंग करेंगे, डजेंट मैटर उसकी गलती है नहीं है क्या है, बट एक इंसान तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हैंग करेंगे क्योंकि क्राउड चाहता है। अब आप सोचिए, Therefore a noose was set up and one to fit would be hanged। तो एक नूज बनाया गया, यानी कि एक फंदा वहाँ पे सेटअप करा गया, फांसी का फंदा, और ये डिसाइड किया कि जो भी जिसका भी नेक, जिसका भी गला उस नूज तक फिट हो जाएगा, क्योंकि वो जो नूज था ना बहुत हाइट पे लगाया गया था, तो बोला एक एक करके हर इंसान आओ जिसका भी गला फाइनली उस फांसी के फंदे तक, उस नूज तक जिसका भी फंदा गले तक आ जाएगा, उस पर्सन को हैंग कर देंगे। अब उसकी गलती है नहीं है वो बात की बात है, हैंग तो किसी एक को इस वक्त हम करेंगे। All were measured one by one, but the only one to fit was the king। अब एक एक इंसान को लाके मेजर करा गया कि किसके नेक पे वो नूज, वो फंदा फिट हो रहा है, एंड किसी का भी फिट नहीं हुआ, सिर्फ एक इंसान का फिट हुआ, वो खुद था किंग। The ministers took a sigh of relief upon finding someone to execute। अब आप सोचिए कि किंग को वहां पे लगाया गया और किंग को फांसी की सजा दी गई, फाइनली किंग की डेथ हो गई। और जो उसके अंदर मिनिस्टर्स काम करते हैं, आप सोचिए कि वो कितने ज़्यादा सेल्फिश थे और कितने बेवकूफ़ थे। कहते हैं ओके चलो भाई फाइनली कोई हमें मिल तो गया जिसको नूज पे लगाया जाए और जिसको हैंग करा जाए, जिसको फांसी दी जाए। तो आप सोचिए कितने स्टूपिड लोग हैं कि अपनी कंट्री के किंग को ही उन्होंने फांसी दे दी, और किंग खुद चढ़ भी गया कि हाँ भाई मुझे फांसी दे दो। Thus, as a result of the customary choice, the next to pass the city gate would choose the new king। तो अब किंग की तो डेथ हो गई, किंग को तो हैंग कर दिया, तो फाइनली ये डिसाइड करा गया कि सिटी का जो गेट है, जो उनका नॉर्मली एक सिटी का गेट है उनकी पैलेस में, उनकी कंट्री में आने का, ये डिसाइड किया मिनिस्टर्स ने कि जो भी इस गेट को पहला इंसान पास करेगा उसको हम रोकेंगे और उससे पूछेंगे कि तुम बताओ अब हमारा न्यू किंग कौन बनेगा। The next to pass it was an idiot who wanted a melon to be their king। अब जो पहला इंसान जिसने इस गेट को पास किया वो एक इडियट था। इडियट यानी बेवकूफ़ इंसान था, और जब वो निकला और उसको गार्ड्स ने रोक के पूछा कि तुम बताओ कौन बनेगा हमारा न्यू किंग, तो वो कहता है अ मेलिन। मेलिन यानी कि जिसको हिंदी में हम खरबूजा कहते हैं, जो कि एक फ्रूट है।
इंसान और एनिमल तो छोड़ो, एक नॉन लिविंग थिंग है ये, उसने बोला मेलन बनेगा। और उसने क्यों बोला? क्योंकि मेलन उसका फेवरेट फ्रूट था और ये उसका स्टैंडर्ड आंसर हुआ करता था। जब भी उस इंसान से कोई क्वेश्चन पूछता था तो उसका आंसर वो मेलन ही देता था, क्योंकि मेलन उसका फेवरेट फ्रूट था। तो इस क्वेश्चन पर भी जब उससे पूछा गया कि तुम बताओ कौन बनेगा हमारा न्यू किंग, उस पर भी उसने यही बोला कि मेलन। तो फाइनली उन्होंने अपना जो नया किंग है, कंट्री के लोगों ने एक मेलन को बना दिया। द मेलन वॉज गिवन द क्राउन विद ड्यू सेरेमनी एंड द टाउन लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो फाइनली मेलन को बढ़िया क्राउन वगैरह पहना के एक सेरेमनी, एक फंक्शन किया, जिससे उसको किंग बनाया और थ्रोन यानी किंग के सिंहासन पे उसको बिठाया गया। एंड उसके बाद जितने भी टाउन के लोग थे बहुत हैप्पीली रहे, उसके बाद बहुत खुश रहे लोग वहाँ के, खुश थे कि चलो मेलन, एक खरबूजा जो है वो हमारा किंग है, विदाउट एनी इंटरप्शन और इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टाउन के लोग हैं वो भी खुश थे, क्योंकि उनको उनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए, दखल अंदाजी करने के लिए कोई नहीं था। क्योंकि किंग होता तो वो इंटरफेयर करता, लेकिन यहाँ पे कौन था? मेलन, एक फ्रूट था जो कि इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, एक नॉन लिविंग चीज थी। तो यहाँ पे लेज़िज़ फेयर नाम का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, यानी कि लेज़िज़ फेयर यानी वो कॉन्सेप्ट जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, लोगों को जो करना है, जैसा करना है, अपना जैसा बिजनेस करना है कर सकते हैं, गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। तो यहाँ बताया जाता है कि लेज़िज़ फेयर का जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से वेल स्टैब्लिश्ड है इनकी कंट्री में, क्योंकि लोगों को जो करना है वो करते हैं और उनको किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि मेलन बीइंग अ किंग कभी आके उनको इंटरफेयर तो करेगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ह्यूमरस या हंसी मजाक वाली पोम होती है खत्म। Now let's discuss some important question and answers related to the poem. The first question is, what impression would you form of a state where the king was just and placid? तो बोला जा रहा है कि आप एक ऐसी एक स्टेट जिसका किंग जस्ट एंड प्लेसेड है, यानी जो जस्टिस करता है, जो हमेशा न्याय करता है और हमेशा प्लेसेड रहता है, यानी कि हमेशा काम एंड कूल रहता है, उस जगह का आपको क्या इंप्रेशन मिलता है? आप क्या फील करते हो ऐसी जगह को देख के जहाँ पे ऐसा किंग है? तो आंसर है, being just means to treat everyone equally and to be fair in one's dealings without being placid। तो वो कह रहे हैं कि just का मतलब ये होता है कि आप हर इंसान के साथ फेयर हो, यानी हर इंसान को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, किसी को ऊपर नीचा नहीं मान रहे हो, सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो। और प्लेसेड का मतलब होता है पोर्ट्रेइंग अ काम एंड कंपोज्ड बिहेवियर एंड नॉट लूजिंग वंस कूल इजीली। और प्लेसेड का मतलब ये होता है कि आप हमेशा काम रहते हो, बहुत कूल रहते हो और अपना कंट्रोल अपने ऊपर से नहीं खोते, यानी हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं होते हो। अ स्टेट ऑफ मोनार्क रूल्ड बाय जस्ट एंड प्लेसेड किंग मस्ट ऑफर अ सेफ प्लेस टू हिज पीपल। तो कह रहे हैं कि ये जो जगह है वहाँ पे मोनार्क है, मोनार्क यानी यहाँ पे कोई बड़ी सी गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ एक पर्सन यहाँ रूल करता है, वो होता है उनका किंग। तो कह रहे हैं और वो जो किंग है अगर जस्ट है और प्लेसेड है, यानी न्याय करता है और हमेशा काम रहता है, वो जगह हमेशा सेफ प्लेस है लोगों के रहने के लिए, क्योंकि वो किंग खुद बहुत जस्टिस कर रहा है, तो लोगों के लिए ऑब्वियसली वो जगह सेफ होगी रहने के लिए। द पीपल वुड हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन देयर किंग, और लोगों का कंप्लीट कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होगा अपने किंग में कि किंग जो हमारे लिए करेगा वो बिल्कुल सही करेगा हमारे लिए। देयर वुड बी इक्वालिटी एंड नो वन वुड बी लुक्ड एट विद द सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी, और पूरे जो स्टेट है वहाँ पे इक्वालिटी होगी, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और कोई इन्फीरियोरिटी नहीं होगी, यानी कि किसी को गंदा या किसी को छोटी जात का, किसी को निचली जात का नहीं माना जाएगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। पीपल ऑफ द स्टेट वुड बी हैप्पी, नो वन वुड बी गो टू बेड एम्प्टी स्टमक, और पूरी स्टेट के लोग होंगे वो खुश होंगे और कोई भी भूखे पेट नहीं सोएगा, क्योंकि ऑलवेज किंग वहाँ पे रहेगा सबकी हेल्प करने के लिए, सबको इक्वली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। Therefore, a just and placid king would ensure quality of living for all। और इसीलिए अगर किसी स्टेट में कोई जस्ट एंड प्लेसेड किंग है तो वो सबके लिए क्वालिटी ऑफ लिविंग इंश्योर करेगा, वो ये मेक श्योर करेगा कि उसके प्रजा के और उसकी कंट्री के सारे लोगों को गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, सब अच्छे से रहें और सब इक्वली रहें। सेकेंड क्वेश्चन, सजेस्ट अ फ्यू इंस्टेंसेस इन द पोम विच हाईलाइट ह्यूमर एंड आयरनी। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको कुछ इंस्टेंसेस, कुछ ऐसी लाइंस बतानी है पोम में से जो दर्शाती है ह्यूमर और आयरनी। ह्यूमर मतलब हंसी मजाक या कोई जोक वाली बात जहाँ पे हमें हंसी आ जाए वो, और आयरनी यानी हिंदी में उसे कहते हैं विडम्बना, यानी कि कोई ऐसी बात जो एक साथ लिखी और ऑपोजिट हो। सबसे पहले हम ह्यूमर देखते हैं जो हंसी मजाक वाली बात है। तो हंसी मजाक वाली बात में पहला ह्यूमर की बात यह है,
हु इज टू बी किंग, डिसाइड। अब मेलिन द इडियट रिप्लाइड। तो हमें यहाँ पे बड़ी हंसी आती है कि जब उस इडियट से पूछा गया कि कौन बनेगा हमारा न्यू किंग, डिसाइड करो, और वो कह देता है अब मेलिन। तो यहाँ पे हमें हंसी आती है कि एक मेलिन जो कि एक खरबूजा होता है, एक नॉन लिविंग थिंग होता है, वो अब किंग बनेगा। सेकेंड बात जहाँ पे हमें हंसी आती है वो है यू आर नाउ आर किंग, द मिनिस्टर सेड क्राउनिंग अ मेलिन। अब जितने सारे मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक मेलिन को क्राउन करते हुए, उसको ताज पहनाते हुए कहा कि आप हमारे किंग, और बड़ी रिस्पेक्टफुली उसको थ्रोन पे, सिंहासन पे जाके बिठा के, एक नॉन लिविंग थिंग को। तो ये भी बड़ी हंसी मजाक ह्यूमरस बात थी। अब आ जाते हैं आयरनी पे। आयरनी यानी विडंबना। पहली चीज, अ फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसेड फेस। अब दो चीजें जो एक ही सेंटेंस में लिखी हुई है और जिनका ऑपोजिट मीनिंग हो रहा है उसे हम आयरनी कहते हैं। तो फ्राउन क्या होता है? फ्राउन यानी जब आप गंदी सी शक्ल बनाते हो, ऐसे आईब्रोज ऐसे करके, और गुस्सा आता है आपके फेस पे, और आपको जब कोई चीज़ नहीं पसंद आती तब आप ये फ्राउन नाम का फेशियल एक्सप्रेशन अपने फेस पे बनाते हो। तो जब ये बात आती है कि एक फ्राउन आप आ गया था ऑन हिज प्लेसेड फेस, हिज कौन? किंग। किंग की बात हो रही है कि जब किंग के प्लेसेड फेस पे फ्राउन आ गया था, तो ये एक आयरनी की बात है। क्यों? क्योंकि प्लेसेड का मतलब क्या होता है? काम, जो हमेशा शांत रहता है, कूल रहता है। तो कह रहे हैं कि जो किंग का फेस था बस बहुत काम था, उसके काम फेस पे फ्राउन आ गया, यानी गुस्से वाला एक्सप्रेशन आ गया। तो ये बहुत आयरनी की बात है, विडंबना की बात है, और ये कुछ ऑपोजिट चीज एक ही लाइन में आ गई थी। सेकेंड चीज, लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। अब मिनिस्टर्स ने बोला, नारा लगाया कि लॉन्ग लिव द किंग, यानी हमारा किंग, हमारा राजा हमेशा जिंदा रहे, अमर रहे, लंबी उम्र जिए। और ये बोल के उन्होंने नूस खींच दिया, यानी कि फांसी के फंदे का जो वायर था वो खींच दिया, एंड द किंग इज डेड। और ये बोल के अपने किंग को फांसी भी दे दी और उसको डेड कर दिया, यानी उसको मार दिया। तो ये कितनी विडंबना की बात है, कितनी आयरनी की बात है, कितनी ऑपोजिट बात है कि एक तरफ आप नारा लगा रहे हो कि लॉन्ग लिव द किंग, किंग हमारा लंबे समय के लिए जिए और मरे ना, और उसी वक्त आप फांसी के फंदे पे उसको लटका रहे हो और वहीं किंग डेड भी हो जाता है। सो दिस इज एन आयरनी। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पोम। आपको आई होप सब इजीली समझ में आया होगा, समरी, क्वेश्चन एंड आंसर्स और पूरी पोम, क्योंकि पोम बहुत लाइट पोम थी और रिफ्रेश करने वाली पोम थी, जिसमें आपको हंसने का भी कई बार मौका मिला होगा। और चिल्ड्रन, इसी टॉपिक से, इसी समरी से हम हमारी स्नैपशॉट्स बुक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का राइटिंग स्किल्स। अगर आपको राइटिंग स्किल्स समझना है कि राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं, कैसे राइटिंग स्किल्स की जो टिप्स हैं वो हम यूज़ करके हम अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और राइटिंग स्किल्स में अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो 11th क्लास के सिलेबस में हैं, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मत मिस करिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन राइटिंग स्किल्स के बारे में। ऑल्सो हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में, और उन पर भी एक सेपरेट, हर टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। सो चिल्ड्रन, स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।